व्हॉट्सअप आमचं, जिथे तुम्ही तिथे आम्ही. नमस्कार, व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी व्हॉट्सअप आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. सत्ता की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है. इस ताकत का मतलब यही होता है कि सरकार और सत्ता जो मन चाहे सो कर सकती है, लेकिन आप तक जानकारी नहीं पहुंचेगी. आप तक वही जानकारी पहुंचेगी जिसे सत्ता चाहती है. अलग अलग माध्यमों से इस देश को कैसे चलाया जाता है, अगर आप जानना भी चाहेंगे तो भी आपके पास जो सूचनाएं आएंगी, जो जानकारियां आएंगी, हो सकता है उसमें आप कुछ खोजने की कोशिश करें तो पहले से यह तय हो चला होगा. अलग अलग विभाग इस पर काम करते हैं और फिर आप तक वही जानकारी पहुंचेगी जिसके जरिए आप ये महसूस करने लग जाएं, वाकई जो सत्ता चाहती है वही तो दिखाया और बताया जा रहा है. तो सत्ता चाहती है कि भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र हो जाए. सत्ता चाहती है कि इस दौर में हर किसी के पास घर हो. सत्ता चाहती है हर घर में शौचालय हो. सत्ता को यह लगने लगा कि इस देश के भीतर में जिनको भी लोन दिया जाता है, जिनके पास कामकाज नहीं है, वो तकरीबन इस देश की आधी जनता को वह लोन दिया जा चुका है और हर किसी को अब नौकरी बिल्कुल नहीं चाहिए. सत्ता यह सोचती है कि आपका पेट भरने के लिए जो अनाज हम वितरित करेंगे वो अनाज आप तक पहुंच रहा है और आप उसी अनाज पर जिंदा हैं. सत्ता ने तय किया कि दरअसल इस देश को चलाने के लिए जितना पैसा हम लोगों पर खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा इससे पहले इस देश में किसी सरकार ने किया ही नहीं. यानी आपके पास काम नहीं है, यह जरूरी नहीं कि उस पर चिंतन मनन हो. चिंतन मनन होगा कि दरअसल आपको पैसा दिया गया और अब आप बिजनेस कर रहे हैं और आप ही अपने यहां एक दो लोगों को नौकरी दे रहे हैं. सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लग सकता है, लेकिन आज इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के नीति आयोग ने कल कह दिया अब भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पार कर चुका है. यानी दुनिया के मानचित्र पर भारत चौथे नंबर पर है. और यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का यह आंकड़ा खुले तौर पर इस बात का ऐलान करता है कि भारत की इकोनॉमी जापान से 0.1% से भी कम परसेंट के आगे निकल चुकी है और अब भारत उस रफ्तार को पकड़ चुका है जिस रफ्तार को प्रधानमंत्री 2047 तक अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं. तो क्यों नहीं आज यह बताया जाए कि 2014 जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सत्ता छोड़ते हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इन 10 बरस के सफर में इस देश की इकोनॉमी, इस देश का पैसा, इस देश में लाभार्थियों की कतार, इस देश में वेलफेयर योजनाएं, इस देश के भीतर में रोजगार की परिस्थितियां और इस देश के भीतर में बैंक से कर्ज लेकर ना लौटाने वालों की बड़ी लंबी चौड़ी कतार होने के बावजूद भी सब कुछ माफ भी किया गया, सब कुछ लागू भी किया गया और देश इस वक्त दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच चुका है. आज इस सिलसिले को खोला जाए, समझा जाए और खोलें और समझें इससे पहले हमें लगता है नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कल कहा, पहले उसे सुन लीजिए. We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And BVR सुब्रमण्यम, यही नाम है नीति आयोग के CEO का, जिन्होंने कल जानकारी दी भारत की इकोनॉमी दुनिया में
चौथे नंबर पर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की थी और अब यह बढ़कर 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। लेकिन एक क्षण के लिए अगर आपसे कोई यह कह दे कि दरअसल जो पूरी रफ्तार है 2.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के बढ़ने की, उसमें से लगभग 62 से 68% इकोनॉमी भारत के कॉरपोरेट के साथ जुड़ गई, तो आप हो सकता है परेशान हो जाएं। आप कहेंगे इस इकोनॉमी का लगभग 62 से 68% हिस्सा कॉरपोरेट के हिस्से में चला गया। जी नहीं, बात इससे कुछ साफ हुई नहीं। पहले तो यह समझ लीजिए कि 2013 में इस देश के कॉरपोरेट का जो पूरा नेटवर्थ था, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, बरस भर के भीतर इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ उड़ान भर देता है, सिर्फ एक बरस में। और उसके बाद के 10 बरस में क्या कुछ हुआ, आज की तारीख में जब आप सुनेंगे तो वाकई हो सकता है आप कहें इस रफ्तार से तो दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट का नेटवर्थ नहीं बढ़ा, उसकी पूंजी नहीं बढ़ी, और कुछ नए कॉरपोरेट एक झटके में आए जो बिलियन डॉलर्स के मालिक बन गए। यह सब खेल क्या है, क्योंकि इस देश के भीतर दूसरी तरफ लाभार्थियों की जो स्थिति है और लाभार्थियों को दिए जाने वाला जो अनाज है, जो घर है, जो शौचालय है, जो एलपीजी है, कुछ भी है, और मुद्रा योजना भी जोड़ लीजिए, वो सारी की सारी परिस्थितियों के भीतर इस देश का तस्वीर बिल्कुल अलग होना चाहिए था। लेकिन ऐसी तस्वीर क्यों है? लाभार्थियों की कतार सबसे बड़ी है, कॉरपोरेट की रईसी सबसे बड़ी है। दुनिया के मानचित्र पर भारत के कॉरपोरेट्स की धाक है और दुनिया के मानचित्र पर भूखे लोगों में भारत की धाक है। तो इन दो परिस्थितियों के बीच आप एक क्षण के लिए खड़े हो जाइए। 2013 में इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी कॉरपोरेट अडानी, उनकी जो कुल नेटवर्थ थी वो 2.6 बिलियन डॉलर की थी, यानी आज की तारीख में अगर इस डॉलर के हिसाब से उसको तब्दील कीजिएगा तो 22,144 करोड़। 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, वैसे ही 2.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 7.1 बिलियन डॉलर, एक बरस के भीतर लगभग 4.5 बिलियन डॉलर का इजाफा हो जाता है, यानी 22,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ तक वो पहुंच जाता है जो नेटवर्थ है। और आज की तारीख में यही स्थिति अडानीज के साथ साथ अंबानीज की भी होती है। अंबानीज की भी ताकत जो थी वो 21 बिलियन 2013 में थी, 2014 में 23.6 बिलियन डॉलर हो जाती है, यानी 1,78,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ को पार कर जाती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इसी बरस में, एक बरस के भीतर यह पहला चेंज है। अब आप सोचिए जरा कि हमने आपसे जिक्र किया था 2013 में 2.6 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ लिए अडानी ग्रुप खड़ा था। आज की तारीख में वह 116 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ है, यानी 114 बिलियन डॉलर बढ़ गए 10 बरस के भीतर। वहीं अंबानी जो 21 बिलियन डॉलर के मालिक थे, वह एक झटके में आज की तारीख में 2024 का आंकड़ा हम दे रहे हैं और यह सारा आईएमएफ और फोर्ब्स के आंकड़ों के साथ मेल खाता हुआ है। 2024 में अंबानी का आंकड़ा 119.5 बिलियन डॉलर, यानी उस दौर से अगर लगाइएगा तो एक झटके में तकरीबन 98 बिलियन डॉलर यहां इजाफा हो गया, यानी 10 बरस में 98 बिलियन डॉलर अंबानीज का बढ़ता है और दूसरी तरफ 114 बिलियन डॉलर अडानी का बढ़ता है। यानी 10 बरस के भीतर अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में जो बढ़ोतरी होती है वह 200 बिलियन डॉलर के पार की होती है। अगर आप रुपए में समझना चाहते हैं तो तकरीबन
17 से 18 लाख करोड़ के नेटवर्थ में इजाफा 2014 से 2024 के बीच में सिर्फ अंबानीज और अडानीज का होता है। लेकिन चूंकि सरकार कॉरपोरेट प्रेमी है और इस हद तक प्रेमी है कि उसने पुराने दौर में कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। यहां तक कि मनमोहन सिंह के बारे में भी कहा जाता था कि वह मार्केट इकोनॉमी के हिमायती हैं, कॉरपोरेट के आश्रय वह भी चलते हैं। लेकिन वो सारे रिकॉर्ड इस दौर में टूट गए। उनके वक्त क्या था, इस दौर में क्या था, उसको आने से पहले 20 टॉप मोस्ट कॉरपोरेट का हिस्सा हमने निकाला। आखिर कितना पैसा बढ़ जाता है। अंबानी अडानी के बाद की फहरिस्त में आपको जानकर हैरत होनी चाहिए कि सिर्फ $1 बिलियन पे राधा कृष्ण दमानी 2014 में खड़े थे। आज की तारीख में वह $31.5 बिलियन के पायदान पर खड़े हैं। एक झटके में वह फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 100 में सामने आकर खड़े आ जाते हैं। ये कौन शख्स हैं और इसी दौर में इजाफा क्यों होता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए यह सोचिए कि 2014 में जो नामचीन थे उनके नेटवर्थ में कितना इजाफा। जैसे दिलीप सिंघवी $18 बिलियन थे, वो $32.4 बिलियन हो जाते हैं, यानी $14.4 बिलियन बढ़ता है 10 बरस में। पालोनजी मिस्त्री $15.9 बिलियन से बढ़कर $20.4 बिलियन हो जाते हैं। शिव नडार $12.5 बिलियन से बढ़कर $40.2 बिलियन हो जाते हैं। सुनील मित्तल $7.8 बिलियन से बढ़कर $30.7 बिलियन हो जाते हैं। सावित्री जिंदल $6.4 बिलियन से बढ़कर $43.7 बिलियन हो जाती हैं। साइरस पूनावाला $6.2 बिलियन से लेकर वो बढ़कर $24.5 बिलियन हो जाते हैं। और इस तरीके से इस देश में सिर्फ 2 ही ऐसे शख्स रहे जो नहीं बढ़े या कम हो गए, जो टॉप 20 में जिनकी रैंकिंग 2014 में होती थी। उसमें एक अजीम प्रेमजी थे। अजीम प्रेमजी 2014 में $16.4 बिलियन यह नेटवर्थ था। 2024 में यह $12.4 बिलियन पर आ गए, यानी लगभग $4.2 बिलियन कम हो गया। गोदरेज ग्रुप $11.6 बिलियन था और इसमें फैमिली बटी जानकारी दी गई, लेकिन ओवरऑल कहा गया कि $11.2 बिलियन पर है। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली का अगर सब कुछ जोड़िएगा तो यह भी $22.4 बिलियन होगा, यह भी डबल हो गए। लेकिन बहरहाल इस रफ्तार का अनूठा सच क्या है। सबसे बड़ा सच तो यह है कि दरअसल इस देश के भीतर में जो टॉप 20 जिनका हमने जिक्र किया, उसमें से अगर 17 से 18 लाख करोड़ रुपए सिर्फ अंबानी और अडानी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी 10 साल में हुई, तो टॉप 16 कॉरपोरेट के नेटवर्थ में तकरीबन 21 से 22 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो गई। और इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र एनपीए से जुड़ ही जाता है। एनपीए के भीतर जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, ओवरऑल निकालिएगा तो वो 25 लाख करोड़ पार करते हैं। उसमें से 2014 में कुछ जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप मोस्ट इंडियन रईस थे, उसमें से लगभग 16 ऐसे हैं जो एनपीए के दायरे में आए और उनके जरिए जो माफी दी गई वह भी तकरीबन 8 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यानी कॉरपोरेट का हिस्सा, कॉरपोरेट का खेल, कॉरपोरेट की पूंजी देश की इकोनॉमी बढ़ती हुई परिस्थिति के बीच। आपके जहन में एक बात यहां और होनी चाहिए, इस देश के भीतर में 2013 में जो कॉरपोरेट की पूरी पूंजी थी, टोटल उनका जो नेटवर्थ था वो 22 लाख करोड़ का था, यानी $259 बिलियन, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते $1.1 ट्रिलियन का नेटवर्थ टॉप 100 कॉरपोरेट्स का है। यह पहला मैसेज है और इस मैसेज के पीछे का सच सिर्फ एक ही है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे दो और उसके आश्रय इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाओ। यहां पर आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा, वाकई अगर पीएसयू काम नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो देंगे ही। तो एक क्षण के लिए भारत के भीतर
भारत की जनसंख्या को लेकर लोग सवाल खड़ा करते हैं, तो आपके जहन में यह बात होनी चाहिए क्या सरकार को जो वोट मिलते हैं उन वोटों के अक्स तले क्या वाकई नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही है, और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ वो सौंप रही है, हर क्षेत्र में उसने दे दिया, तो क्या वहां नौकरी मिलती है? जी नहीं, वहां नौकरियां नहीं मिलती है। हम इसके आंकड़े आपको सामने रखें, पहले आप पीएमओ के मंत्री की बात सुन लीजिए जो खुले तौर पर ताल ठोक के कहते हैं कि आप सोच भी सकते थे हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर होगा, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब इस देश की प्रगति से है। पहले तो उनकी बात सुन ली जाए। बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। कभी आपने सोचा था कि न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोला जाएगा? और आज स्थिति ये है कि हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दरार समाप्त हो चुकी है। तो एक बात तो जहन में रख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, और इकोनॉमी का मतलब है इस देश के कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाना, और कॉरपोरेट के नेटवर्थ का मतलब है कि वह दुनिया भर के भीतर अपने बिजनेस को फैलाता चला जाए और उसकी जमीन जो है वो भारत की रहे। और भारत की जमीन का सच क्या है? जब हम प्राइवेट सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, जो 10 बरस में 17-18 लाख करोड़ रुपए अंबानीज और अडानीज के नेटवर्थ में बढ़ गए, इस देश के तमाम पीएसयू के नेटवर्थ को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वह भी लगभग 17-18 लाख करोड़ ही आएंगे। यानी इस देश के तमाम पब्लिक सेक्टर के जुड़े हुए जो भी आपके जहन में आता है, टोटल नेटवर्थ 17-18 लाख करोड़ ही है। और इसकी जानकारी पार्लियामेंट में दी गई, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई कि अंबानीज और अडानीज के 17-18 लाख बढ़ गए, इस देश के बाकी 16 कॉरपोरेट के लगभग 21-22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गए। यह जानकारी पार्लियामेंट में नहीं आएगी। अब इसके भीतर का सच यह है कि रिलायंस में काम करने वालों की तादाद 3,48,000 है। अडानीज के यहां काम करने वालों की तादाद 46,000 है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो भी 4 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएसयूज हैं, इस देश के भीतर पीएसयू में जो काम करने वाले लोग थे, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बने थे उस वक्त काम करने वालों की तादाद थी 17,30,000, जो घटते घटते आज की तारीख में 12,70,000 पे आ गए हैं। जी, 5 लाख कर्मचारी कम हो गए हैं। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होगी, बात तो और घातक है, क्योंकि जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या सिर्फ 7,86,000 है आज की तारीख में, और बाकी हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कुछ कैजुअल और डेली वर्कर हैं। जब 2014 में चले जाइएगा तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की परसेंटेज जो था वो 17% था, आज की तारीख में वो बढ़कर 40% हो गया है। उस वक्त जो कैजुअल और डेली वर्कर थे, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए थे, 2.5% थे, आज वो बढ़कर 7.2% पर पहुंच गए हैं। यानी नौकरियों से कुछ लेना देना इकोनॉमी का नहीं होता है जो जीडीपी दिखाई दे रही है। इकोनॉमी का बढ़ना कॉरपोरेट के नेटवर्थ पर टिका हुआ है। कॉरपोरेट का नेटवर्थ कैसे, किस रूप में बढ़ते हुए क्या करता है, यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि आखिर अंबानीज और अडानीज ने इस देश को कौन सा ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो जनता नाम ले, वाकई शानदार ये प्रोडक्ट है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या जनता से सरकार कटती चली गई, और इसीलिए जो लाभार्थियों की कतार थी उस कतार को सरकार हर चुनाव में बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। तो इसका एक दूसरा सच भी सुन लीजिए, यह भी घातक है, क्योंकि सरकार कहती है 4 करोड़ गरीबों को आवाज दे दिया। हमारी टीम ने काम किया और पता चला गांव के हिस्से में किनको मिला इसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। शहरी इलाकों का डाटा जरूर है, और सरकार कहती है 1 करोड़ 16 लाख घर हमने सैंक्शन किए। ग्राउंडेड में कहते हैं 1 करोड़
12 लाख है, लेकिन जब पता चलता है कि कितने घर बन के तैयार हैं तो पता चलता है 92,72,000, यानी 1 करोड़ से घर कम तैयार हैं। और खुद सरकार बताती है कि हमने जो पैसा दिया है वो तकरीबन कुल पैसा 1,70,000 करोड़ ही दिया है। कुल पैसा जो दिया जाना है वो तकरीबन 7.99 लाख करोड़ का है। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति मुद्रा योजना की है, जिसमें सरकार कहती है हमने 33 लाख करोड़ बांट दिए। कितने लोगों को बांटे? तकरीबन 50 करोड़ लोगों को बांट दिए, और उनको नौकरी की अब जरूरत नहीं है, वो खुद रोजगार पैदा करने। एक कार्यक्रम हमने इससे पहले किया भी था जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया था, लेकिन यहां जिक्र सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इकोनॉमी को चक्रव्यूह के आश्रय रचना रचते हैं और अपने अनुकूल डाटा बनाकर जनता को बताना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के प्रोग्राम्स बताने पड़ते हैं। देखिए हमने यहां इतना पैसा दे दिया, वहां इतना पैसा दे दिया, चाहे वो पैसा प्रचार पर गया हो, चाहे पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी में बंटता चला गया हो। भूल जाइए इन सारी परिस्थितियों को, क्योंकि इस दौर का संकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चौथे नंबर पर है। अब इस चौथे नंबर का असर सीधे सीधे प्रति व्यक्ति आय से जुड़ जाती है। दुनिया के मानचित्र पर अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को भी परखें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वह 2,45,293 रुपए होती है, जो चाइना से आप कह सकते हैं लगभग 4 गुना कम है, जापान से आप कह सकते हैं कि 14 गुना कम है, जर्मनी से आप कह सकते हैं कि लगभग 28 गुना कम है, अमेरिका से आप कह सकते हैं कि लगभग 40 गुना कम है। थोड़ी देर के लिए अब इनको भी भूल जाइए। असल खेल क्या है इस देश के भीतर का, जिसमें रोजगार है नहीं, बेहतर जीवन स्तर है नहीं, कंज्यूमर पावर है नहीं, असमानता जबरदस्त है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिखाती है सरकार, एसेट इस देश में क्या बना है नहीं बतलाती है, इन्वेस्टमेंट दिखता नहीं है, और बाहरी इन्वेस्टमेंट भी। यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि पिछले साल 80-85 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए भारत में आए, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस बरस वो घटकर 3,000 करोड़ में फंस गए हैं, यानी बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। और इसके साथ जो जीएसटी से कमाई है, टैक्स से सरकार की कमाई है, वो सब कमाई भी है, और दूसरी तरफ कर्ज लेना भी जारी है। और कर्ज इतना लिया गया कि तकरीबन 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज इन 10 वर्षों में लिया गया। गजब की स्थिति के भीतर यह देश उस इकोनॉमी को संभाले हुए है, और उसके पिक पर बैठी हुई मौजूदा सत्ता जो है वो सच को बार बार बताती है या छुपाती है। क्योंकि इस देश के भीतर का एक सच और है, वो सच इतना खतरनाक है कि इस देश में आधी जनता, आईएमएफ ने तो बतला दिया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना 2,45,293 रुपए है, यानी मंथली 20,000 रुपए मिलते हैं, डेली 672 रुपए मिलते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि इस देश में 50% जनता की कुल कमाई जो है एक साल की वो 71,000 रुपए है। 71,000 रुपए का मतलब यह होता है कि डेली 200 रुपए भी नहीं, 194 रुपीज। 40% ऐसे हैं जो 1,65,000 रुपए के दायरे में आते हैं, एक साल की कमाई यानी डेली 452 रुपया। और इन सबको जब मिलाते चले जाइएगा तो अनूठा सच आपके सामने यह भी आएगा कि इस देश के भीतर जो 99% लोग हैं उनकी जो डेली कमाई है वह 406 रुपए है। डेली कमाई 99% लोगों की, 1% को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी कमाई जो है वो तकरीबन प्रति साल जो आती है वो 53 लाख रुपीस की आती है। उनको भूल जाइए, वो एवरेज है 1% का भी, उसके भीतर भी हो सकता है कई आपको छेद नजर आ जाएं, लेकिन 99% लोग 406 रुपए में प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। मंथली कमाई उनकी जो होती है वो 12 से 15 हजार के बीच में होती है। ईयरली कमाई जो होती है 1,18,000 से 1,22,000 के बीच में उनका जीवन चलता है। यह इस देश की हकीकत है, लेकिन बावजूद इसके देश के मंत्री ताल तो ठोक रहे हैं। भारत चौथे नंबर पर है। अभी जापान को हमने पछाड़ा है, और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी, और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए।
पॉलिटिशियन जब ताल ठोके तो अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के पॉलिटिशियंस की कतार, चाहे वो संसद में बैठे हो या विधानसभा के भीतर बैठे हो, आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत के पॉलिटिशियंस की तुलना में कहीं टिक पाए। भारत के पॉलिटिशियंस की रईसी इस हद तक है कि इस देश में सिर्फ 1.6% पॉलिटिशियन है जो लखपति नहीं है। जी, यानी इस देश में लगभग 99% पॉलिटिशियन लखपति हैं। और अगर आपके जहन में आ रहा है नहीं नहीं करोड़पति बताइए, तो हिंदुस्तान में करोड़पति पॉलिटिशियन जो कि चुने जा चुके हैं एमएलए, एमएलसी, लोकसभा, राज्यसभा, यहां के जो सदस्य हैं, उनकी संख्या जो करोड़पतियों की तादाद है वो तकरीबन 88% है। तो इनके ताल ठोकने पर तो भारत विकसित हो चुका है, क्योंकि विकसित देशों में भी पॉलिटिशियन कमोवेश इसी तरीके से लखपति और करोड़पति होते हैं जो हमारे यहां मौजूद हैं। लेकिन भारत का सच क्या है? भारत का सच यह है कि दुनिया में भारत आज की तारीख में अपने जनसंख्या को लेकर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में लेबर्स या वर्किंग क्लास के साथ खड़ा हुआ है। 15 की उम्र में नौकरी बच्चा करना शुरू कर देता है भारत के भीतर और 64 साल तक करता है, और यह तकरीबन 69 to 70% भारत की जनसंख्या इसी कामकाज के दायरे में आती है। लेकिन क्या सभी को कामकाज मिला है? बिल्कुल नहीं। 45% के पास कोई काम नहीं है और बाकी बचे 55% में से 28% जो है उसका कोई आंकड़ा ही सरकार के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वह असंगठित क्षेत्र में कहां पर खोया हुआ है कोई नहीं जानता है। और जो रेगुलर की स्थिति इस देश के भीतर में है, उनकी जो कुल तादाद 12% के इर्द गिर्द आती है, उनका आंकड़ा भी सुन लीजिए, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय अगर वो मेल है तो वह महीने में 22,000 रुपए एवरेज कमाता है, यानी 736 रुपए प्रतिदिन का। महिला अगर रेगुलर है तो 16,500 रुपए कमाती है। जिनके पास काम है और जिस पर सरकार का आंकड़ा चल रहा है और नीति आयोग जिस पे काम कर रहा है, वो आंकड़े हम आपको बतला रहे हैं। और अगर सेल्फ एम्प्लॉय है यानी खुद का रोजगार है, तो उसकी महीने की कमाई है 15,990 रुपए मेल की। फीमेल की है 5,490, जी 183 रुपए प्रतिदिन की। और जो कैजुअल लेबर के तौर पर होते हैं, उनका एक एवरेज निकाला है खुद सरकार ने कि हर दिन तो काम मिलता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी मिल जाए उस दिन पुरुषों की कमाई 450 रुपए और महिलाओं की कमाई 290 रुपए। इस देश के भीतर की इकोनॉमी का अनूठा सच, वो 4 ट्रिलियन हो या 5 ट्रिलियन हो, उससे पहले एक चीज और जान लीजिए जो आपको जानना चाहिए। 2013-14 में भारत के भीतर जो कॉरपोरेट की संपत्ति थी 1.88 ट्रिलियन डॉलर के तहत, और जो भारत की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई, वह अगर दुगनी से कुछ ज्यादा बढ़ी है, तो भारत में एवरेज कॉरपोरेट की संपत्ति जो है वो 4 गुना बढ़ी है। यानी जीडीपी की रफ्तार अगर दुगनी से ज्यादा है, तो कॉरपोरेट के नेटवर्थ की रफ्तार 4 गुने से ज्यादा है। और उसमें भी जो सत्ता के करीब है, उसकी इकोनॉमी की रफ्तार 400 गुना से ज्यादा है। कहां खड़े हैं आप और कहां ताली ठोकेंगे आप, ये आप तय कीजिए। बढ़ती हुई इकोनॉमी, विकसित भारत का सच उन्हीं लाल दीवारों में कैद है जहां पर नीति आयोग का दफ्तर है और प्रधानमंत्री कार्यालय है, और साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के बीच बैठे बाबू जो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख की नौकरी के बीच ही फंसे हुए हैं। लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में उन्होंने ऐसा खेल कर रखा है कि उनकी नौकरी परमानेंट बनी रहे, सत्ता के अनुकूल चलते रहे, इसके अलावे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।